हाय एवरीवन। भगवती सेवियर्स जी के प्लेटफॉर्म में मैं नारायण मिश्री आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जो हमारी क्लास है वो हिस्ट्री को लेकर है और मैं आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। इंडियन हिस्ट्री में जो आज हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। देखिए स्टूडेंट्स, 1857 की क्रांति जो है वो सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और 1857 की क्रांति इंडियन हिस्ट्री से एज वेल एज राजस्थान हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री में 1857 जो हमको पढ़ना पड़ता है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ता है। और राजस्थान हिस्ट्री में जब हम 1857 या 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो वो राजस्थान के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ते हैं। तो आज के इस एमसीक्यू सीरीज में मैं आपको 1857 की क्रांति के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो बड़े बेसिक लेवल के हैं, जिससे आपकी एक समझ डेवलप होगी 1857 की क्रांति को लेकर। ठीक है, जैसे जो बेसिक क्वेश्चन जो इस क्रांति को लेकर हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इम्पोर्टेंट कौन कौन से वो जो है सेंटर हैं जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई, वो कौन कौन से लीडर हैं जिन्होंने इस क्रांति का जो है यानी कि नेतृत्व किया। तो इस तरह के आज जो हमारे ये लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक लेवल पर रहेगा, जिसमें आपको ये लेवल हालांकि आपको बहुत जो है यानी कि बेसिक लग सकता है, बट हम इसी बेसिक लेवल से चलते चलते हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल तक जो है यानी कि इस सीरीज को ले जाएंगे। और मेरा यकीन मानिए कि उसके बाद में आपको 1857 की क्रांति को लेकर जितने भी डाउट रहे होंगे और जितने भी आपके जो है यानी कि फैक्ट्स आपके जो है नोट से बाहर रहे होंगे वो सारे आप नोट्स के अंदर आ जाएंगे। बस आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि इन जो है यानी कि लेक्चर को आप जो है रेगुलर जो है यानी देखते रहे, और देखने से आपको ये फायदा मिलेगा कि 1857 की क्रांति जो है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कंप्लीट हो जाएगी, चाहे फिर वो कितना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है यानी कि आपका एग्जामिनर पूछे या फिर कोई कितना ही इजी लेवल का क्वेश्चन पूछे, आप सभी क्वेश्चन को जो है आराम से अटेंड कर पाओगे, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। चलो अब हम इस सीरीज को चालू करते हैं। और 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857, कुछ हमारे पास में जो है यानी कि क्वेश्चन है जो कि बड़े इजी लेवल के क्वेश्चन है, आज हम उनकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर वो ये है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो आप सबको पता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो होती है वो हमारे पास में पहला ऑप्शन है 10 मई 1857, बी ऑप्शन जो है 10 जून 1857, सी ऑप्शन है 15 मार्च 1857 और डी ऑप्शन है 1 अगस्त 1857। तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता है। सो क्रांति जो स्टार्ट होती है वो होती है 10 मई 1857 से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और आप और हम सब जानते हैं कि क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है। कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। मेरठ कहाँ है? मेरठ है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, राइट। सो आपका सही आंसर होगा। बहुत ही बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे बेसिक लेवल का क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि 10 मई 1857 में, और इस क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से, यूपी से होती है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन कि जो पहला विद्रोह हुआ वो किस स्थान से शुरुआत होती है, यानी कि द रिवोल्ट हैज स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस, है ना, इनिशियली। तो वो रिवोल्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो रिवोल्ट अभी हम, अब आप आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। देखिए कि पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन कानपुर, सी ऑप्शन मेरठ एंड डी ऑप्शन झांसी। तो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम जो है यानी कि ये देख के आए थे
कि क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 के दिन होती है और कहाँ से होती है, मेरठ से होती है, तो ऑब्वियसली जो पहला विद्रोह का जो है यानी कि स्थान रहा होगा वो क्या रहा होगा, मेरठ रहा होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो बड़ा बेसिक जो है यानी कि हमारे ये क्वेश्चन है, किस दिन शुरुआत हुई और कहाँ से शुरुआत हुई। ठीक है, इसी तरह से हम इस सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है वो ये है, झांसी की रानी का नाम क्या था। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं इजी, यस, मैं जानबूझ के ये इतने इजी क्वेश्चन लाया हूं, फिर इसका जो यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी है या इसकी जो है यानी कि जटिलता है वो धीरे 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 आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, जैसे रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा और रानी दुर्गाबाई। तो बी आंसर रानी लक्ष्मीबाई हम सब जानते हैं। ठीक है, तो इनका जो है यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जो है पिक्चर बन रखी है, मूवी बन रखी है। ठीक है, अब हम जो है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, एनफील्ड राइफल के कारतूस में किसकी चर्बी होने की अफवाह थी। ठीक है, आपको पता है कि 1856 ईस्वी में यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, BEIC ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 ईस्वी में एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया था। सेना में किस राइफल को इंट्रोड्यूस किया, एनफील्ड राइफल को। ठीक है, इससे पहले सेना में कौन सी राइफल चलती थी, इससे पहले सेना में ब्राउन बेस राइफल चलती थी। कौन सी राइफल चलती थी, ब्राउन बेस राइफल। ठीक है, तो ये ब्राउन बेस राइफल जो है वो सेना में चलती थी। ठीक है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इस ब्राउन बेस राइफल को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, और इसकी जगह एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था या जो कार्टिज थी, उस कार्टिज का जो कवर था, उस कवर को लेकर एक रूमर ये थी कि इसके कार्टिज का जो कवर है या इसका जो आवरण है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। तो क्या होता था कि कार्टिज को राइफल में यानी कि इंस्टॉल करने से पहले वो कवर मुंह से छीलना पड़ता था। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हिंदू और मुस्लिम जो अपनी सेवाएं दे रहे थे सैनिक के रूप में, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचती है। ठीक है, तो बेसिकली एनफील्ड राइफल का जो कारतूस जो है वो किसकी चर्बी से बना हुआ था। तो आपका आंसर क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन है घोड़ा, बी ऑप्शन है गाय और सुअर, और सी है बकरी और हिरण, और डी है ऊंट और भैंस। और अभी हम इसको एक्सप्लेन करके आए कि गाय और सुअर, यानी कि हमारा जो डी आंसर है वो राइट है। यानी कार्टिज जो कवर था वो बीफ और पोर्क से बना हुआ था, बीफ एंड पोर्क, यानी गाय और सुअर का चर्बी से बना हुआ। पोर्क का मतलब सुअर का मांस और बीफ का मतलब गाय, बैल, बछड़े आदि सभी के मांस को क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है। इज दैट क्लियर, क्लियर है। अब हम जो है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व किसने किया, है ना। तो आप जानते हो कि अवध जो है यानी 1857 की क्रांति का एक मेजर हॉट सेंटर था, है ना। वहां से जैसे क्रांति का जो नेतृत्व किया वो आप और हम सबको पता है किसने किया। बड़ा इजी क्वेश्चन है, जैसे हमारा ऑप्शन ए है नाना साहेब, बी है बेगम हजरत महल, सी है तात्या टोपे एंड डी है कुंवर सिंह। जब हम बात करते हैं नाना साहेब और तात्या टोपे, तो इन दोनों ने मिला के जो है यानी कि हम कहेंगे इन दोनों ने मिलकर कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, आप जानते हैं। और कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किया। कहां से किया, जगदीशपुर से किया। जगदीशपुर कहाँ है,
बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, तो बेगम हजरत महल इज राइट आंसर, यानी कि अवध से, यानी कि बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल का जो है यानी कि बचपन का जो नाम होता है वो क्या होता है? महक परी होता है। क्या होता है? महक परी होता है। ठीक है, तो ये इनके जो है यानी चाइल्डहुड नेम या बचपन का नाम होता है महक परी। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, 1857 की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट कौन थे? जब ये क्रांति हो रही थी प्यारे दोस्तों, तो उस समय भारत के जो सम्राट थे, मुगल जो बादशाह थे, वो कौन थे? कि हु वॉज द मुगल एम्परर व्हेन दिस रिवोल्ट वॉज हैपन? तो ये जो रिवोल्ट हुआ, तो कौन मुगल एम्परर था, मुगल बादशाह था? हम सब जानते हैं, बहादुर शाह प्रथम ए ऑप्शन, बी अकबर द्वितीय, सॉरी अकबर द्वितीय, ये सी बहादुर शाह जफर, और डी शाह आलम द्वितीय। तो आप सबको पता है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल जो बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, देखो आप जानते हो बहादुर शाह प्रथम जो है औरंगजेब के बाद में जो है यानी कि क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। तो औरंगजेब के बाद बाद में जो है शासक बनते हैं बहादुर शाह प्रथम बनते हैं। ठीक है, अकबर द्वितीय का जो है यानी कि हम कहेंगे बहादुर शाह जफर से पहले जो भारत के जो सम्राट थे, मुगल सम्राट थे, वो कौन थे? अकबर द्वितीय थे। अगर मैं यूं कहूं, अकबर द्वितीय के बेटे कौन होते हैं? बहादुर शाह जफर होते हैं। ठीक है, और आप और हम सबको पता है शाह आलम द्वितीय जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के समय जो मुगल बादशाह था वो कौन होता है? शाह आलम द्वितीय होता है। जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और आप और हम जानते हैं बक्सर का युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बक्सर के युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, है ना। तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना भारत में वर्चस्व स्थापित कर लिया था, इसलिए यानी कि बक्सर के युद्ध के समय अगर आपको कोई पूछे कि मुगल बादशाह कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा? शाह आलम द्वितीय। तो बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान, बड़ा इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जामिनर हर एग्जाम में ये सवाल मैंने देखा है, इवन यूपीएससी तक मैंने ये सवाल देखा है, एंड बार बार रिपीट होते हुए देखा है। प्राइमा फेसिया ये सब सवाल आपको क्या लग सकते हैं? इजी लग सकते हैं, और ये इजी है। हम अभी कॉम्प्लेक्स में नहीं आए हैं, बहुत सिंपल, अल्ट्रा सिंपल सवाल में लेके आया हूँ, बहुत ही सरल है। बट जब हम सरल से शुरुआत करते हैं और जब हम कॉम्प्लेक्स तक बढ़ते हैं, तब हमारी एक जर्नी में एक स्पष्टता आती है, हमारी एक जर्नी में क्लैरिटी आती है, और उसी क्लैरिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की इस सीरीज को डिज़ाइन किया है, और आगे मैं इसी तरह से इसको यानी कि धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा, ताकि एमसीक्यूज के बाद में आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि मैं कोई सवाल अब गलत कर सकता हूं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत पर किस कंपनी का शासन था? तो हमारे जो है यानी कि चार ऑप्शन है हमारी स्क्रीन पर, और वो है ए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी पुर्तगाली कंपनी, और डी फ्रांसिस कंपनी। तो आप और हम सब जानते हैं कि भारत में जिस कंपनी का राज था वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में शासन कर रही थी। ठीक है, और आपने और हम जानते हैं पलासी के युद्ध के बाद में, जब पलासी का युद्ध होता है 1757, देखो अभी हम 1857 की क्रांति के ऊपर जो है यानी कि हम सवाल देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो 1857 से 100 साल पहले
पलासी का युद्ध होता है 1757 में। और इस पलासी के युद्ध में इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों बंगाल पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। और अभी हम कुछ मिनट पहले हमने बात की कि बक्सर के युद्ध में 1764 में इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो 1757 में पलासी के युद्ध में यानी कि बंगाल पर अपना वर्चस्व स्थापित किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और 1764 में बक्सर के युद्ध के समय इसी कंपनी ने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो बड़ा नेचुरली, बहुत साधारणली जब ये 1857 की क्रांति हो रही थी तो भारत में जो है यानी कि किस कंपनी का शासन था, तो आप कहोगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, तो देखो जो मैं बात करके आया हूं पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध जो हुआ वो 1757 में हुआ। ठीक है, और बक्सर का युद्ध जो होता है वो होता है 1764 में। इन दोनों युद्ध के अलग अलग रिजल्ट और अलग अलग परिणाम थे। और पहला रिजल्ट जो मैंने बताया पलासी के युद्ध में इस कंपनी का यानी किस पर वर्चस्व स्थापित हुआ, तो आप कहोगे बंगाल पर। और बक्सर के युद्ध के समय इस कंपनी का किस पर वर्चस्व स्थापित हुआ, तो आप कहोगे भारत पर। तो बड़ा नेचुरली है 57 की क्रांति में भारत में किस कंपनी का वर्चस्व था, तो आपका आंसर होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बड़ा आसान सा सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल, बट मैंने आपको इसको रटने की बजाय लॉजिकली समझाने की कोशिश की है। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जो 1857 की क्रांति का एक सेंटर रहा है कानपुर, उस कानपुर में इस क्रांति का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे, ये पूछा जा रहा है ना। बड़ा सिंपल सवाल है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन है ए तात्या टोपे, बी नाना साहेब, सी बाला साहेब, डी राव साहब। ठीक है, तो देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे ए ऑप्शन है तात्या टोपे एंड बी है नाना साहेब। अब आप कहोगे कि सर ये जो है दोनों ने ही यहाँ पर जो है क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, बट मैं आपको एक क्लैरिटी देता हूँ कि जब इस तरह का सवाल आए और ए ऑप्शन तात्या टोपे हो और बी नाना साहेब हो, तो आपको हमेशा नाना साहेब की तरफ जाना होता है कि राइट आंसर इज नाना साहेब। क्यों ऐसा? क्योंकि नाना साहेब प्रमुख नेता थे कानपुर में इस क्रांति का नेतृत्व करने वाले, है ना। तात्या टोपे इनके प्रमुख सहयोगी थे, ये समझो। तो तात्या टोपे जो है यानी कि इनके प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है, तो बेसिकली जब इस तरह का सवाल आएगा तो ये नेतृत्व किसने किया, नाना साहेब। नाना साहेब का जो वास्तविक नाम है ना, वास्तविक नाम जिसको हम रियल नेम कहते हैं, जो था धोंदूपंत। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी सवाल मैंने देखे हैं अभी इन दिनों, ये सवाल जो है बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं हर एग्जाम में कि नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था। तो आपको जो है यानी कि ध्यान रखना है धोंदू पंत। ठीक है ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसे सौंपा गया। देखो जब 1857 की क्रांति हुई, क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने फिर से यानी कि हम कहेंगे क्रांति का दमन किया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब क्रांति का दमन किया तो भारत का जो है यानी कि शासन जो है वो किसके हाथ में चला गया। तो अभी मैंने आपको दो चीजें बताई। देखिए कि 1757 का पलासी का युद्ध, ठीक है, और पलासी का युद्ध से लेकर अगर हम 1857 की क्रांति तक की बात करें, 1857 की क्रांति, तब हम कहेंगे लगभग जो है भारत का प्रशासन किसके हाथ में था। BEIC लिख रहा हूं, इसका मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भारत का प्रशासन था। ठीक है, बट
हम कहेंगे 1857 की क्रांति के बाद में वहां की संसद को अब ये लगने लग गया था, वहां की कहाँ की, ब्रिटेन की संसद को ये लगने लग गया कि अब ये कंपनी जो है भारत का प्रशासन संभाल नहीं सकती, और कंपनी को अब हम भारत का प्रशासन नहीं दे सकते। इसलिए वहां की संसद ने क्या किया, वहां की संसद ने कंपनी से सारे राजनीतिक पावर जो है वो छीन लिए, या एक तरह से कंपनी की राजनीतिक पावर को समाप्त कर दिया गया, और सारा भारत का प्रशासन किसके अंडर चला गया, ब्रिटिश संसद के अधीन चला गया। तो ब्रिटिश संसद के अधीन चला गया, इसका मतलब है कि आप जानते हो कि भारत में जितने भी आज इंडिया में, जैसे मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में इंडिया के सारे जो प्रशासनिक जो काम होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ऐसे ही ब्रिटेन में जितने भी प्रशासनिक काम होते हैं वो ब्रिटिश ताज के नाम पर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद में भारत का जो प्रशासन है वो ब्रिटिश संसद या ताज के अधीन चला गया। तो राइट आंसर इज बी। तो हमारा आंसर होगा ब्रिटिश संसद या ताज, नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी से तो पावर सारे जो है यानी कि ले लिए गए 1857 की क्रांति के बाद। तो ये इस तरह से कुछ चला, देखो 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया। फिर हम कहेंगे 1858 से लेकर और 1947 तक ब्रिटिश ताज ने भारत में हुकूमत की। तो ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर हुकूमत की, या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत पर हुकूमत की। तो ये इस तरह से भारत का प्रशासन जो है, यानी कि अगर हम बात करें कि अंग्रेजों ने दो तरह से चलाया, 100 साल तक तो हमारा जो प्रशासन है उस कंपनी के हाथ में रहा, और अगले कुछ सालों तक जो है हमारा प्रशासन जो है वो किसके अधीन चला गया, ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। ठीक है, क्लियर है ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 10वां क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। यानी 1857 की जो क्रांति हुई उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। तो आप जानते हो कि बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल नहीं, भगत सिंह पैदा ही नहीं हुए, लाला लाजपत राय इसमें पैदा ही नहीं हुए, है ना। तो बेसिकली जो है यानी कि हम कहेंगे 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी एग्जामिनेशन में ये सवाल बार बार रिपीट होता है ना। टाइम एंड अगेन इस तरह के क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। मैं वही क्वेश्चन जो इजी है, बहुत इजी है, फिर भी टाइम एंड अगेन इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और इसका सही आंसर है बी, वीर सावरकर। ठीक है, और इनकी जो किताब है यानी कि द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, एक इनकी किताब है बड़ी फेमस है जो 1857 की क्रांति पर लिखी गई है, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। एक ये तो है मूल रूप से यानी कि 1857 की क्रांति पर लिखी गई किताब है, और यही हमारे सावरकर जी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है ना। दूसरी इनकी एक हिंदू हिंदुत्व, इनकी एक दूसरी किताब है हिंदुत्व। ठीक है, जब आपको कभी इनकी किताबों का नाम पूछ लिया जाए एग्जाम में, मैं एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। हिंदुत्व इनके एक किताब है, हिंदू पदशाही भी इनकी एक किताब है। तो ऐसी इनकी किताबें जो है बड़ी फेमस है, और 1857 की क्रांति पर इन्होंने एक ही किताब लिखी, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1857 की क्रांति को अंग्रेज क्या कहते थे। यानी कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्या कहा है। तो अंग्रेजों ने उन्होंने जब इतिहास लिखा, और अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह कहा। क्या कहा, सैनिक विद्रोह का। सैनिक विद्रोह का मतलब है सिपाही म्यूटनी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी, सिपाही म्यूटनी। तो ये सिपाही म्यूटनी जो है बेसिकली आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, सिपाही म्यूटनी। तो ये राइट आंसर है सिपाही म्यूटनी, बी। ठीक है,
फ्रीडम वॉर नहीं कहा है, ग्रेट रिवोल्ट भी नहीं कहा है, और इंडियन रिवॉल्यूशन भी नहीं कहा है। तो राइट आंसर इज अ सिपाही म्यूटनी। अंग्रेजों ने यानी कि इस क्रांति को ये नाम दिया है, ठीक है, इस तरह से इसको रिमार्क किया है या इस तरह से इसको संज्ञा दी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे, है ना, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है, बहुत प्रिसाइज है और बहुत टू द पॉइंट है, ठीक है। तो मंगल पांडे जो है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किस रेजिमेंट के जो है यानी कि सैनिक थे। तो बेसिकली हमारे पास में चार ऑप्शन है। ए में दे रखा है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, फिर बी ऑप्शन है 19वीं पैदल सेना के, सात सी ऑप्शन है 7वीं घुड़सवार सेना के, और डी ऑप्शन है मद्रास कैवलरी के। तो आप जानते हो मंगल सिंह पांडे जो है वो बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक छोटे से सैनिक थे, ठीक है। तो 34वीं रेजिमेंट के बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं जो रेजिमेंट है या जिसको हम बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहते हैं, तो ये बेसिकली बैरकपुर छावनी में तैनात थे। बैरकपुर छावनी की 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे, ये एक सैनिक थे। तो आंसर होगा ए 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो कि बैरकपुर छावनी जो कि कहाँ थी, बंगाल में थी, ठीक है। उसके एक सैनिक थे, पैदल सेना के, पैदल टुकड़ी के ये क्या थे, सैनिक थे। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सॉरी, नेक्स्ट। हाँ जी, जो हमारा हमने लास्ट तक क्या पढ़ा है, हाँ 12वां क्वेश्चन, फिर हमारा 13वां क्वेश्चन। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। देखो, बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, अभी हम थोड़ी देर पढ़ते हुए आ रहे थे और हम पढ़कर आए हैं। तो ऑप्शन है कुंवर सिंह, बी है विश्वनाथ सिंह, सी है मान सिंह, डी है रघुनाथ सिंह। और आप और हम जानते हैं बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह, और इन्होंने जो है, कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, ठीक है। और इन्होंने जगदीशपुर, बिहार में जगदीशपुर जो है यानी कि हम कहेंगे जगह है, और इसी जगदीशपुर नामक स्थान से इस क्रांति का नेतृत्व किया। ये जागीरदार थे, 80 वर्ष के थे, छापामार विधि में युद्ध करने में पारंगत थे। तो छापामार युद्ध विधि में ये पारंगत थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, ठीक है। और जगदीशपुर का जो फोर्ट है, उस फोर्ट से हम कहेंगे ब्रिटिश जो झंडा है, यानी कि जो ब्रिटिश जो यानी कि झंडा था, उसको हटाकर इन्होंने जो है यानी अपना स्थानीय झंडा फहराया था। और ये जब गंगा नदी पार कर रहे थे तो इनके बाएं हाथ में जो है यानी कि गोली लगती है। तो बाएं हाथ में गोली लगती है तो इनका इनको इस बात का डर था कि शरीर में जहर नहीं फैल जाए, तो इन्होंने अपनी तलवार से बायां हाथ काटकर गंगा नदी को समर्पित कर दिया। ये इस तरह के यानी कि हम कहेंगे बहादुर लोग थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है यानी कि युद्ध किया, अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। और 1857 की क्रांति में यानी कि अपने प्राणों की फिर बाद में जो है आहुति दी। और इनका बलिदान हम सबको जो है यानी कि ध्यान रहता है हमारे लिए, एक बड़ा जो है यानी कि एक बलिदान था 1857 की क्रांति में। तो जगदीशपुर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। जी हाँ, देखो मंगल पांडे ने जो बैरकपुर छावनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, जो अभी हम बात करके आ रहे थे, इन्होंने पहली बार यानी कि हम कहेंगे
चर्बी लगे कारतूस यानी एनफील्ड राइफल के विरुद्ध जो है इन्होंने पहली बार क्या किया था, अपना जो है यानी कि विरोध जाहिर किया था। और इन्होंने अपना पहला विरोध जाहिर किया था तो 29 मार्च 1857 के दिन इन्होंने अपने अधिकारियों पर जो है यानी कि गोलियां चला दी थी। और 29 मार्च 1857 के दिन जब इन्होंने अपने अधिकारी पर गोली चला दी, ठीक है, और चर्बी लगी कारतूस के विरोध में, तब 8 अप्रैल 1857 के दिन कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में, क्योंकि इनको फिर पकड़ लिया गया, पकड़ कर इन पर कोर्ट मार्शल किया गया इनका, और कोर्ट मार्शल करने के बाद में 8 अप्रैल 1857 के दिन इनको फांसी दे दी गई। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ए, 8 अप्रैल 1857 यानी 8 ऑफ अप्रैल 1857। ठीक है, तो ये बड़े बेसिक से सवाल है, बट हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और हमारे इस सीरीज में ये जो है यानी कि सवाल धीरे 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 कॉम्प्लेक्स होते रहेंगे। ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई, यानी कि व्हेन डज दी रानी लक्ष्मीबाई डाइड, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब होती है। तो एक फैक्चुअल सवाल है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा ही फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर है 18 जून 1858 के दिन रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। देखो 10 मई 1857, देखो कुछ सवाल तो आप, तो कुछ ऑप्शन तो जो है आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो एग्जाम में, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ आता है तो आप आराम से एलिमिनेट भी कर सकते हो। देखो 10 मई 1857 तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो आपका अब 75% क्वेश्चन सही होने का वो हो गया प्रोबेबिलिटी हो, क्योंकि 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई है, तो ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सही आंसर है 18 जून 1858। और ग्वालियर के पास कोट सराय नामक जगह पर इनकी मृत्यु होती है। तो ग्वालियर के पास में कोट सराय, ठीक है, कोट सराय नामक जो है सराय, ग्वालियर का है मध्य प्रदेश, तो कोट सराय नामक स्थान पर इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, स्थान पर मृत्यु, तो ग्वालियर के पास में कोट सराय नामक स्थान पर मृत्यु। डेट को थोड़ा ध्यान रखना, 18 जून 1858। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी किसने लागू की थी। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी है वो किसने लागू की थी। देखो व्यक्तिगत का सिद्धांत, इसी को कहते हैं गोद निषेध कानून। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं गोद निषेध कानून। क्या कहते हैं, गोद निषेध कानून। ठीक है, अब देखो गोद निषेध कानून जो है वो बेसिकली आप और हम सबको पता है, एक जो गवर्नर जनरल थे इंडिया में, जिनका गवर्नर जनरल, जिनका टाइम पीरियड चला 1848 से लेकर 1856, और उनका नाम था डल होजी। क्या नाम था, लॉर्ड डल होजी या लॉर्ड डल होजी। लॉर्ड डल होजी जो है वो भारत में गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से लेकर 1856 तक रहे, और इन्होंने कई प्रशासनिक कार्य भारत में किए, जिनमें से आप जानते हो इनको रेलवे का जनक कहा जाता है भारत में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं के समय में 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत में पहली रेल यात्रा या रेल सर्विस की शुरुआत होती है। फर्स्ट रेल सर्विस जो है भारत में शुरुआत होती है। तो इन्होंने ही यानी कि गोद निषेध या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी या व्यक्तिगत नीति का जो है यानी कि भारत में लागू किया था। और इसके तहत ये नीति इस तरह की थी कि ऐसी देसी रियासतें जिनका अपना कोई बेटा या बेटी नहीं हो, उन देसी रियासतों को गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में जो है मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी गोद लिए हुए पुत्र को आप उत्तराधिकारी के रूप में आप जो है नामांकित नहीं कर सकते हो, और जिनका अपना कोई जो है यानी कि बेटा और बेटी नहीं है, ऐसी रियासतें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आएगी। इस तरह से इन्होंने इसी नीति को अपनाते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई रियासत को जो है यानी कि अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, और
जिसके तहत यानी कि बहुत सारी सतारा, झांसी, संबलपुर, जैतपुर, है ना, उदयपुर, उदयपुर राजस्थान वाली नहीं, उदयपुर एमपी, ठीक है, नागपुर, इन सबको जो है यानी कि अपनी जो है इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत इन्होंने जो है यानी कि इन रियासतों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, वो ये है, बैरकपुर में मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अधिकारी पर हमला किया था? बड़ा बेसिक सवाल है और कई एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। जो मैंने जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखे हैं 1857 की क्रांति को लेकर और इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मंगल सिंह पांडे ने अपने किन अधिकारियों पर हमला किया था। जैसे हम अभी पिछले कुछ मिनटों में मैंने आपको बताया कि मंगल सिंह पांडे जो थे वो बंगाल जो है 34वीं रेजिमेंट के जो है एक छोटे से पैदल टुकड़ी के जो है यानी कि क्या थे, सैनिक थे। और बैरकपुर छावनी जो कहाँ थी, बंगाल में थी, तो बंगाल की बैरकपुर छावनी के थे। और बेसिकली हम कहेंगे उनके जो दो अधिकारी थे, उनका एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग और एक सार्जेंट लेवल के अधिकारी थे जिनका नाम था सार्जेंट यूसन। इन दोनों पर फायरिंग होती है और इन दोनों पर जो है इन्होंने गोलीबारी की। और जानते हो कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला जो है भारतीय व्यक्ति कौन होता है? मंगल सिंह पांडे होता है, जिन्होंने चर्बी लगे कारतूस के खिलाफ विरोध किया और अपने ही जो है यानी कि अधिकारियों पर जो है क्या किया, गोली चलाई। फिर 29 मार्च 1857 की ये घटना और 8 अप्रैल 1857 को दिन इनको जो है कोर्ट मार्शल के बाद में फांसी हो जाती। तो आपका जो सही आंसर है वो है लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट यूसन, वो अधिकारी थे जिन पर मंगल सिंह पांडे ने यानी कि गोलियां चलाई। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये बड़े इजी सवाल हैं बट एग्जाम में जो है यानी कि पूछे जाते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा जो है यानी कि इन सब चीज़ों से अवेयर होकर बड़े ध्यान से, बड़े शांति से यानी कि ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करने चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और 18वां जो सवाल है वो ये है, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। मैंने कहा ना कि 1857 की क्रांति के कई हॉट सेंटर थे, कई जो है यानी कि हम कहेंगे कि केंद्र थे और उन केंद्रों से अलग अलग नेताओं ने क्रांति का नेतृत्व किया। उनमें से था अवध। अवध में हमने बात की बेगम हजरत महल के बारे में बात की। बेगम हजरत महल का जो मैंने आपको नाम बताया, महकपरी नाम था उनका, है ना, तो महकपरी उनका नाम था। तो बेसिकली अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में जो मिलाया गया वो 1854 ईस्वी में मिलाया गया। पर आपको मैं एक चीज बता देता हूं यहां से, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में जो है यानी कि मिलाने के कुछ अलग कारण थे। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति के आधार पर अवध को नहीं मिलाया था। मैं आपको पहले बता देता हूं, व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर अवध को नहीं मिलाया गया। अवध को आंतरिक कुप्रशासन की नीति के तहत यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह हवाला देते हुए अवध को अपनी जो है यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लिया कि वहां का जो शासक है वाजिद अली शाह। अभी जो अवध का शासक कौन होता है? वाजिद अली शाह। ध्यान रखना इसका नाम, वाजिद अली शाह। ठीक है, और वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर दिया गया। और अपदस्थ क्यों कर दिया गया? कि वाजिद अली शाह जो है अपनी जो है प्रजा को अच्छा प्रशासन नहीं दे रहा है, कुप्रशासन की नीति के तहत। कौन सी नीति के तहत? कुप्रशासन की नीति के तहत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो माल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत यानी कि वाजिद अली शाह को अपदस्थ करके और 1854 में यानी मार्च 1854 में अवध को क्या मिला लिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया गया। ठीक है, तो एक ध्यान रखना, एक सवाल ऐसा भी आता है कि इनमें से किस राज्य को डलहौजी ने
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत नहीं अधीन किया गया था, यानी कि गोद निषेध कानून के तहत नहीं अधीन किया गया। तो आपका आंसर क्या होगा? अवध होगा। अवध को किस नीति के तहत? कुप्रशासन नीति के तहत अधीन किया गया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सा स्पष्टता नहीं हो, क्लैरिटी नहीं हो, है ना, हमारे पढ़ने में कहीं चूक हो जाए या हम उस तरह से चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाए, तो इस तरह की जो है यानी कि मिस्टेक होना बड़ा स्वाभाविक है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा दिमाग में जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करो या पढ़ो या ध्यान रखो, कहीं से भी पढ़ो, ऐसा नहीं, वहाँ आप क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर इस तरह के ही सवाल को जो है यानी कि डिज़ाइन करता है। जहाँ आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हुई, थोड़ी सी समझने में मिस्टेक हुई, तो आप इस तरह के सवाल को गलत करने की प्रोबेबिलिटी या हम कहेंगे जो संभावनाएं होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में 1857 की क्रांति का दमन किसने किया? अच्छा सवाल है। देखो, दिल्ली में 1857 की क्रांति का, देखो, जब 10 मई 1857 के दिन मेरठ से जब क्रांति की शुरुआत हुई, तो मेरठ के विद्रोही जो है, जो सेना थी, जो सैनिक थे, वो कहाँ की तरफ बढ़े? दिल्ली की तरफ आए। तो ये दिल्ली की तरफ आए, तो बेसिकली हम कहेंगे कि 11 मई 1857 को ये दिल्ली आ गए थे, है ना। दिल्ली आ गए तो वहां जब मेरठ से निकले तो उन्होंने एक बड़ा फेमस नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, है ना। तो मारो फिरंगी चलो दिल्ली, इस तरह का एक नारा दिया। जब ये दिल्ली आए तो दिल्ली में जो है आप जानते हो कि क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने किया। तो दिल्ली में विद्रोही सेना का दमन किया था दो ब्रिटिश अधिकारी का, एक का नाम था निकलसन और दूसरे का नाम था हडसन। ठीक है, निकलसन और हडसन ये दो ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने जो है विद्रोही सेना का जो है यानी कि दमन करने का नेतृत्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन दो सैनिकों को दिया था। अब आपको मैं एक फैक्ट और बताता हूं, इस निकलसन की जो है यानी कि विद्रोही सेना के साथ मुठभेड़ होते होते इस निकलसन की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, तो आपका आंसर क्या होगा? निकलसन। ठीक है, तो इसको हम निकोलसन पढ़ सकते हैं, निकलसन पढ़ सकते हैं। निकलसन आप याद रखने का तरीका है, ये निकल गया था। ठीक है, तो इसको फिर देखो ऑप्शन आएगा हडसन निकलसन किसकी मृत्यु हो गई थी, तो आपका याद रखने का तरीका क्या है? निकल कौन गया था? निकोलसन। तो ये निकलसन और हडसन, ठीक है, ये दो ब्रिटिश अधिकारी थे और इन्होंने जो है यानी विद्रोही सेना का जो है यानी कि दमन करने में जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना का नेतृत्व कर रहे थे। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती। आपको पता है बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, हुमायूं के किले में रखा गया। फिर उनकी जो रानी थी, ठीक है, बहादुर शाह जफर और उनकी रानी, ठीक है, उन दोनों को कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया, ब्रिटिश जो है यानी कि सेना के द्वारा। और वहां पर जो है रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती 1862 में, है ना। तो ये हम सबको पता है, इनके जो है बेटे की, पोते की कश्मीरी गेट पर हत्या कर दी थी। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों ने पॉइंट ब्लैंक से यानी कनपट्टी पे बंदूक रखकर मार दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे कई फैक्ट हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, दिल्ली में 1857 की क्रांति का दमन किसने किया? तो आंसर क्या है? ए है जनरल नील, बी है जॉन निकोलसन, सी है हैवलॉक, डी आउट्रम। तो आंसर क्या है? जॉन निकोलसन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। आज की सीरीज में मैं अंतिम सवाल ले रहा हूँ, ठीक है, और वो ये है, झांसी को व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, है ना। कि झांसी को जो है वो कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। और अभी मैंने आपको बताया, व्यक्तिगत सिद्धांत कहूँ, चाहे मैं गोद निषेध का कानून कहूँ, चाहे मैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी कहूँ, एक ही बात है ना। तो ये जो है यानी कि मैंने आपको कहा कि डलहौजी के द्वारा ये सिद्धांत चालू किया गया। डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल कब से कब थे? 1848 से लेकर 1856। ठीक है, इन्होंने जो है कई रियासतों को इसी व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर जो है यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ले लिया गया। और मैं अपनी बात को वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको बताया व्यक्तिगत सिद्धांत क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या थी। तो अब हमारे जो एग्जामिनर ये सवाल पूछ रहा है, झांसी को किस साल जो है इस नीति का जो है शिकार बनाया गया, तो आपका आंसर होगा देखो 1856। ठीक है,
तो 1856 में झांसी को इस नीति का जो है शिकार बनना पड़ा और झांसी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो है ये एमसीक्यूज जो है सीरीज आपको जो है आपके एग्जाम में जो है यानी कि 1857 की क्रांति को लेकर जितने भी जो क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन जो है या आपके एग्जाम में आएंगे उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। और ये आज की जो सीरीज थी वो बहुत ही बेसिक लेवल की थी। आज के जो मेरे क्वेश्चन थे वो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। और फिर हम धीरे 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 जब हम देखेंगे तो अब जो क्वेश्चन का जो स्तर होगा वो थोड़ा और जो है हाई लेवल का होगा और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ही जो है जटिल लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और उसके बाद में अगर जब आप इस पूरी सीरीज को कर लोगे जिसमें हम 200 सवा 200 के क्वेश्चन करीब रखेंगे 1857 की क्रांति को लेकर, जो भारत के पर्सपेक्टिव से, भारतीय इतिहास के पर्सपेक्टिव से, अभी हम राजस्थान हिस्ट्री में आए ही नहीं है ना, भारतीय इतिहास के पर्सपेक्टिव से हम जब इसको लेकर चलेंगे, जब आप 200-250 क्वेश्चन जब आप इसके कर लोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ फिर ऐसा एग्जाम नहीं होगा और फिर ऐसे कोई सवाल नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तब तक आप हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड सी यू।